विडंबना भी तब एक विडंबित मुस्कान देती है जब राहुल गांधी शुचिता की, नैतिकता की बातें करते हैं, और तब दुर्भाग्य भी आत्महत्या कर लेता है जब चारा चोर का मशहूर बेटा 9वीं फेल तेजस्वी यादव कहता है कि बिहार में वोट चोरी हो रही है, जिसका पूरा खानदान ही जमानत पर चल रहा है। वह राहुल गांधी जब बिहार के लोगों को भरोसा दिलाने निकलते हैं कि वह उनके वोट के अधिकार को बचा लेंगे, जैसे वो पिछले कई वर्षों से संविधान को बचा रहे हैं, एक छोटा सा गुटका लेकर चल रहे हैं, तो शायद दुर्भाग्य भी कहीं मुंह छुपाकर रो रहा होता है। और तब तो आश्चर्य भी आश्चर्य से जड़ित रह जाता है, उसको काट मार जाता है जब चारा चोर घोषित अपराधी, सजा याफ्ता, सजाशुदा, फिलहाल स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जमानत पर चल रहा लालू प्रसाद यादव कहता है कि चोरों को भगाइए। चारा बोलना भूल जाता है। उम्र का असर है, लेकिन बिहार शायद इन्हीं विडंबनाओं का नाम है, जहां के 3 से 4 करोड़ बिहारी पूरे देश में विदेश में यत्र तत्र सर्वत्र लात खाकर, जूते खाकर, गालियां खाकर किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं, वहां जब ये नेता शुचिता की, प्रशासन की और सुशासन की दुहाई देते हैं तो सचमुच आश्चर्य भी चित्रलिखित सा खड़ा रह जाता है। और इन्हीं सब मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ काफी दिनों बाद आए हैं आचार्य आनंद कुमार, और आज आनंद जी तो दाढ़ी वाढ़ी बनाकर आए हुए हैं। व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों श्रोताओं, शुरू करते हैं मंगलाचरण से। आचार्य जी, एक तो आप बहुत दिनों पर आए हैं, लेकिन खबरों से वाबस्ता होंगे ही। संविधान को बचाने के बाद अब वोटरों को बचाया जा रहा है, और उसकी शुरुआत कल की चारा चोर के 9वीं फेल बेटे ने, और हेराल्ड से लेकर ऑगस्टा वेस्टलैंड तक में जिसकी मम्मी ने पैसे खा लिए हैं, या जो आरोपित है, जो पूरा का पूरा जमानत पर, जिसका पूरा परिवार चल रहा है, जीजा भी जमानत पर, मम्मी भी जमानत पर, खुद भी जमानत पर, 9 बार थूक कर चाट चुका है, वह माफी वीर राहुल गांधी कहता है कि हम वोटर्स का अधिकार बचा लेंगे। हालांकि ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन दोनों खानदानी चोरों के तमाम बयानों की धज्जियां उड़ा दी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप पाटलिपुत्र में रहकर? बिहार के इस सौभाग्य या दुर्भाग्य पर क्या कहना है आपका? देखिए, बिहार में ये जो सारा कुछ था वो सासाराम से शुरू होने वाला था, और सासाराम से शुरू होने में पहले मेरी समझ में नहीं आया कि सासाराम से क्यों ये लोग शुरू करना चाह रहे हैं। बाद में मेरा ध्यान गया कि कांग्रेस के पास जो थोड़ी बहुत जमीन बची है ना, वो उधर के इलाके की ही है। तो वो जो 2-4 विधायक इनके आ जाते हैं किसी तरह गलती से, वो सब उन्हीं क्षेत्रों के होते हैं। इसीलिए जाहिर सी बात है कि वहां पर से जो है लोगों को ये इकट्ठा करने, जोड़ने की बात कर रहे हैं। हंसी आने लायक जो सबसे बड़ी बात होती है, वो जो संविधान का गुटका आपने बताया ना, वो सबसे बड़ी हंसी आने की बात वो संविधान का गुट ही होता है। तो सबसे पहली चीज उसमें ये होती है कि पहले तो वो संविधान नहीं है, वो संविधान की पता नहीं कैसी एक एब्रिज्ड कॉपी जैसी चीज है। और उससे भी मजेदार चीज है कि अगर उसका पहला पन्ना पलटा के आप देखेंगे तो जिन संपादकों ने उसकी भूमिका वगैरह लिखी है, उन्होंने नेहरू के बारे में अपने जो संपादकीय या कह लीजिए उसको प्रकाशकीय कह लीजिए या इंट्रोडक्शन कह लीजिए, उसमें जो जो बातें लिख रखी, कमजोर नेता, हारे हुए, या फिर मतलब लोकतंत्र की हत्या करके आगे आए, तो जैसी बातें उस पूरे परिवार के बारे में लिखी हुई हैं, उसको देख लेने के बाद कोई आदमी उस किताब को तो उठा करके कभी लोगों को ना दिखाए। दिखाना ही है तो भाई पूरा संविधान दिखाइए। और उससे भी मजेदार चीज ये होती है कि ये जो 800 रुपए वाली प्रति दिखा रहे होते हैं, इससे बहुत कम कीमत पे 300 रुपए के आसपास में संविधान की एक पूरी प्रति, जिसमें पूरा संविधान हो, वो मिल जाती है। तो बाजार से वही लेकर के वही दिखाते। लेकिन चलिए, इसमें ये जो कोट पॉकेट एडिशन होता है, शो ऑफ करने में ज्यादा अच्छा रहता है, लोग थोड़ा एलिट टाइप, रिच टाइप लगते हैं देख करके, उसमें लाल काला रंग भी है बड़ा अच्छा सा, तो उसका प्रयोग वो करते हैं, अच्छी बात है। कुछ ना कुछ दिखने में अच्छा लगे, सफेद टी शर्ट के साथ इसका इंतजाम उन्होंने किया है। बिहार में अगर हम लोग बात करें कि जो संवैधानिक प्रक्रिया रही या चुनावी प्रक्रिया रही, तो चुनावी प्रक्रिया में यहां पर बहुत कुछ बदल गया है।
पुराने दौर का जिन लोगों को याद होगा, मतलब हम लोगों के स्कूल कॉलेज का जो दौर था, उस समय करते क्या थे कि बैलेट बॉक्स उठाते थे और दौड़ पड़ते थे। दौड़ के गांव के ही किसी कुएं में ताला फेंक करके भाग जाते थे। जब तक पुलिस पकड़ पाती कि किसने ये हरकत की है, तब तक उस इलाके के पूरे वोट तो नष्ट हो गए, क्योंकि वो वोट का डब्बा गया पानी में और पानी घुस गया तो अंदर जो स्याही से मोहर वगैरह लगी हुई होती थी वो सब तो धुल धुल के बराबर हो गया, जब तक निकाल पाएंगे पुलिसकर्मी या कोई। तो ये उसी तरीका को होता था जिन्न एक का ऊँट लूटने का। उसी को जिन्न कहा जाता था। तो अब जो है, अब आप ईवीपैट के साथ ये कर नहीं सकते, क्योंकि उसे उठा करके आप भाग करके और पानी में फेंक दें और आप सोचें कि भैया कुएं में फेंक दिया, बड़े हैं निश्चिंत हो गए। तो इन चीजों को निपटाने के लिए अगर देखिएगा कि भैया व्यवस्था बदल दी गई और इस व्यवस्था से जो है वो जो खानदानी वोट चोर थे वो लोग वोट चोरी अब नहीं कर पा रहे हैं। तो चोर का जो वो तरीका होता है ना कि जब भीड़ चोर के पीछे दौड़ पड़ती है तो चोर खुद भी भीड़ के साथ चोर चोर चिल्लाता हुआ आने लगता है, जैसे इसी रास्ते से चोर भागा हो और वो भी चोर पकड़ने वालों के साथ हो। तो यहां वही हो रहा है। तो ये जो वोट चोरी चिल्ला रहे हैं, इसे अधिकतर वोट चोर हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वोट चोरी का इल्जाम न रहा हो, चुनावों के टाइम पर दंगने का इल्जाम न रहा हो। लालू यादव तो इसके लिए खासे मशहूर थे, और उस जमाने में आचार्य किशोर कुणाल जो है वहां के, जब यहाँ बिहार में जब हुआ करते थे, तो का वो दौर था, 80-90 का दौर था। उस समय आचार्य किशोर कुणाल ने अपनी जीवनी में भी काफी सारी इस तरह की बातें लिख रखी हैं कि किस तरह से ये वोट चोरी हुआ करती थी। कभी अगर मौका मिले तो देगा। जी तो ये वोट चोरों की जमात है जो दूसरों को वोट चोर कहने निकली है, इसके अलावा और जी कोई बात नहीं है। होता क्या है कि विकास के मुद्दे पे ये लोग बात नहीं कर पाते। आप खुद ही देख लीजिए, बिहार में जो विकास या परिवर्तन जिन चीजों का हुआ है, उन चीजों के ऊपर ये compete नहीं कर सकते सरकार से। इसीलिए जो है ये अब ऐसे शिगुफे छोड़ रहे हैं जिनका जनता के मुद्दों से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जी आनंद जी, दो तीन कल के मुख्य बयानों की बात कर लें। एक तो राहुल गांधी का जो नौकर है, और वह चूंकि बुजुर्ग हो चुका है तो मैं उसको इस तरह की भाषा से नहीं संबोधित करना चाहता था, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं खड़खड़ खड़गे की, वह इस भाषा से भी कठोर भाषा की मांग करती है मुझसे। तो सुना है कि जब वह भाषण देने निकला तो जनता ने उसको बिहारी शब्दों में बुकिया दिया। तो बुकियाने के बाद वो गुस्सा गया और उसने कहा कि 10 लोग भी अगर रहेंगे तो मैं भाषण दे के ही रहूंगा, मैं राहुल जी के सामने अपनी नौकरी और वफादारी साबित करके रहूंगा। चारा चोर का 9वीं फेल बेटा जब आया तो उसने कहा कि ये लोग चूना लगाने आए हैं, लेकिन बिहार में तो खैनी में चूना रगड़ दिया जाता है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक व्यक्ति जो संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, वह इस तरह खैनी चूना रगड़ना, झटकना, जैसे इसका बाप घोषित अपराधी चारा चोर, तेल पिलावन, लाठी घुमावन रैलियां निकालता था या उस तरह की बातें करता था, उसमें और तेजस्वी में मुझे कोई अंतर नहीं लगा। इसके साथ और एक जो मजेदार बात मैंने देखी कि कल ये खानदानी चोर दोनों जो हैं, ये निकले कि हम भाई संविधान को बचा चुके, अब हम वोटर्स को बचाएंगे। लेकिन उसी के बरक्स मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तथ्यों और तर्कों के सहारे बात की, लेकिन ये लोग तो मतलब पैदाइशी थेथर और तर्कहीन लोग हैं, तो इन्होंने जो भी किया। लेकिन आज ये जहां पहुंच रहे हैं वो है देव और गरारू, उस तरफ का इलाका है। केवल एक घटना मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2000 ईस्वी में मियापुर नरसंहार हुआ था, दर्शकों श्रोताओं, उसमें 35 दलितों को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। क्या चारा चोर के बेटे ने आज तक उसके लिए माफी मांगी है? क्या मूर्ति तस्कर एंटोनियो मायनो के बेटे जमानतदार राहुल विंची ने आज तक उसके लिए माफी मांगी कि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने उस जंगल राज का 15 वर्षों तक समर्थन किया? आज ये लोग किस मुंह से बिहार आ रहे हैं और बिहार की जनता इनको बोलने क्यों दे रही है? इस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? और
इन लोगों को खुद आईना देख के हंसी नहीं आती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे यार पूरी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आईना कैसे देखते हैं ये लोग? ये आईना क्यों देखेंगे? इनके बाल समाने के लिए, इनको जूता पहनाने के लिए तो इनके पिताजी के पीढ़ी के जो खानदानी नौकर थे वो लोग मौजूद थे, तो ये आईना देखेंगे ही क्यों? हम लोग आईना क्यों देखते हैं? बाल वाल ठीक करने होते हैं तो आईना देखते हैं, शेव करना हुआ, बाल ठीक करने हुआ, ऐसे जरूरत पड़ी कोई तो आईना देखते हैं। ये लोग आईना क्यों देखेंगे भाई? इनके बाल ठीक करने के लिए कोई बैठा हुआ होता है नौकर, इनकी दाढ़ी बनाने के लिए कोई नौकर बैठा होता है। तो जो कल्चर या संस्कार या बाकी चीजें होती हैं बिहार में, उन चीजों से जो घृणा होती है, वो अकारण घृणा जो है वो इनके अंदर है। अपने ही होने के हीनता बोध से ये ग्रस्त हैं, और उसी हीनता बोध में सारे के सारे बिहारियों को ढकेलना चाहते हैं। ये जो आज बिहार का कोई आदमी बिहार के बाहर जाकर के कोई मुझसे जब पूछता है कि यार लगते नहीं तुम बिहारी हो, तो कभी कभी हमको बड़ा बुरा लगता है कि भैया बिहारी हो मतलब कैसा दिखना चाहिए? मेरे सिर पे सींग होने चाहिए थे, पूंछ निकली हुई होनी चाहिए थी मेरी, कैसा होता है बिहारी? तो ये जो बिहारी वाली इमेज है ये इनके बाप ने बनाई, तो बाप ने जो बना रखा है उसको मेंटेन कैसे नहीं करेंगे ये? तो वही मेंटेन करने की जो कोशिश थी वही इन बयानों में निकल के आता है, और हम ऐसे बयानों का इंतजार करते हैं, कम से कम चुनावों के टाइम पर तो हम इंतजार करते हैं, क्योंकि पलट के ये बयान जो है वो इन्हीं के सिर पे आते हैं, और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। अब किसी भी पूरे राज्य को आप कह दें कि खैनी चूना लगाता है, भाई मेरे जान पहचान में 2500 लोग हैं, आप कहाँ खैनी खा रहे होते हैं? और भी मेरे जान पहचान के जो मित्र हैं, कहाँ वो लोग खैनी लगा करके खैनी खा रहे होते हैं? चूना में खैनी रगड़ तो कहाँ दिख जाते हैं भाई? कहाँ इन लोगों को दिख गए हैं इतने बिहारी जो खैनी खा रहे होते हैं और वो इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं? थोड़ा बहुत किसी न किसी किस्म के नशे का सेवन हर जगह चलता है, यहाँ भी होता है, लेकिन उसके लिए आप पूरे पूरे राज्य को, उस इमेज को उस पूरे इस राज्य पर थोप दें, तो ये उनके बाप की पीढ़ी का था। और उसकी वजह से आप देखिए कि एक पूरा दौर रहा, 90 के दौर के जो फिल्में थी उस पूरे दौर में देखिए कि जो भ्रष्ट नेता दिखाया जाता था, उसके बोलने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसका हेयर स्टाइल, ये सब कुछ जो बना करके क्रिएट किया एक इमेज, तो ये पिताजी ने क्रिएट किया था, बेटा जो है उसी को आगे बढ़ा रहा है। तो हमारी इमेज खराब रहे ये मंशा तो इनकी होती ही है, और इनके जो साथी हैं तो उनके साथियों का भी देख लीजिए। हाल में कर्नाटक में आप देख चुके हैं, सभी लोग देख चुके हैं, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, हिंदी भाषी के नाम पर लोगों को खदेड़ना शुरू किया गया। और ये जो खदेड़ना शुरू किया गया, तो हिंदी भाषी के नाम पे आप खदेड़ रहे हो, लेकिन हिंदी बोलने वालों में बड़ी संख्या किसकी होती है? मैथिली में, भोजपुरी में जाकर के हम लोग तो कहीं बात करते नहीं। आपसे हम भी बिहारियों में बात करने लगे या, हाँ, बिहार में ही अगर आप देखें तो बिहार में से भी आप देखिए, पटना में अगर कोई आता है तो भाई मैथिली बोलने वाला पटना तक आया तो मगही भाषी क्षेत्र में आया है, तो मगही भाषी जी क्षेत्र में उसे मगही भाषी को भी हिंदी बोलनी पड़ती है, मैथिली भाषी को भी हिंदी बोलनी पड़ती है। दोनों लोग कोई बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे होते हैं, बड़ी परिष्कृत भाषा में बात कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, टूटी फूटी हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने ही राज्य में एक दूसरे से संवाद करने के लिए। तो जब भाषा के नाम पर राज्य बने थे, उस समय अलग मिथिला राज्य कर दिया होता, अलग जी झारखंड कर दिया होता, अलग मगही राज्य कर दिया होता, अलग भोजपुरी राज्य कर दिया होता, 5 राज्य बना देते हैं यहाँ पे। तो उस समय तो आपने ये किया नहीं। उस समय भाषा के नाम पर आप दूसरे को एक पूरा राज्य देते रहे, भाषा के नाम पर इधर के लोगों को पूरा एक राज्य दिया नहीं। उस समय ये बेईमानी कर ली, और अब उस बेईमानी का नतीजा जो है वो हम लोगों को, जब अच्छे व्यवहार को जब हम लोग दिखा रहे हैं कि भाई ठीक है, मैं भी अपनी भाषा में आपसे बात नहीं कर सकता, आप भी अपनी भाषा में मुझसे बात नहीं कर सकते, बीच की एक भारतीय भाषा चुनते हैं, हिंदी में बात कर लेते हैं, तो ये तो अच्छा व्यवहार है। अब इसको भी आप नीचा दिखा रहे हैं, तो आप देखिए कि एक जो है पार्टी राजद, वो बिहारियों को नीचा दिखाने के लिए या उसकी छवि खराब करने के लिए काम करती है। दूसरा जो है उस खराब छवि को भुनाने के लिए अपने पक्ष में कांग्रेस वो इस्तेमाल करना शुरू करती है। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार जब जब रही है, तब तक आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आप देख लीजिए बिहारियों अच्छा का सबसे देखिए बड़ा जो नरसंहार हुआ असम में, उस जी समय भी देख लीजिए। राइट। और देखिए एक दो तथ्य जल्दी से बता देते हैं। और
आपको पता है कि ये सारी बातें हो और मैं मेरे प्रिय सुप्रीम कोर्ट की बात ना हो तो मुझे मजा नहीं आता है। घोषित अपराधी, सजा याफ्ता अपराधी लालू यादव बाहर क्यों है, किस बिना पर है? वो जमानत पर है और जमानत का कारण क्या है कि वह बीमार है और वह राजनीतिक गतिविधियों में काम नहीं लेगा, हिस्सा नहीं लेगा। कल क्या कोई धार्मिक आयोजन था, कोई मजहब, इन लोगों के लिए धार्मिक नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा दर्शकों, कल क्या कोई मजहबी मजहबी आयोजन था वहां? कोई उम्मा की मीटिंग थी? कोई चादर चढ़ाया जा रहा था? नहीं ना, कल तो पूरी की पूरी राजनीति हो रही थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के मियां लॉर्ड सब कान में और जहां जहां भी तेल डालना आवश्यक हो, जिन छिद्रों में, वहां तेल डाल के सोए हुए हैं? स्वतः संज्ञान नाम की चीज क्या होती है? और इसके अलावा ये 56 इंच वाली सरकार क्या कर रही है? फिर से वही सवाल। और इसके अलावा बिहार की जनता क्या कर रही है? आपको क्या लगता है कि चुनाव में बिहारी जनता हमेशा की तरह चुप्पे चाप फलाना छाप करके फिर से इस बार बिहार के बदनुमा दाग राष्ट्रीय जनता दल नाम के कोढ़ को खत्म कर देगी? आप कैसे, मतलब मैं भविष्यवाणी के लिए नहीं कह रहा हूं, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इन लोगों की खोखली बातों से, उलट बांसियों से और वाहियात तर्कों से जनता में थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा, थोड़ा बहुत असर दिखेगा और लालू यादव को देखिए कोई स्वतः संज्ञान नाम की चीज लेगा उठा? देखिए पिछले महीने तक की अगर आप बात करेंगे तो पिछले महीने हम कई लोगों से बातचीत में कह रहे थे कि अभी का अगर पूछा जाए, कल को अगर बिहार में चुनाव हो जाते हैं तो क्या होगा? तो पिछले महीने तक स्थिति ये बिल्कुल थी कि राजद के पक्ष में जनता का झुकाव दिख रहा था। लेकिन राजद की जो हरकतें होती हैं, जैसे ही इन्हें मौका मिलता है, इनकी जो हरकतें होती हैं, उससे ये अपना नुकसान खुद ही कर लेते हैं। तो जैसे-जैसे इनकी रैलियों की संख्या बढ़ेगी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये अपने वोट बैंक को खुद काटेंगे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगे और अपना वोट बैंक जो है ये थोड़ा-थोड़ा करके ले जाएँगे। तो अभी अगर इमीडिएट पूछा जाए हमसे तो हम कहेंगे कि भैया कांटे की टक्कर जैसी स्थिति है। राजद बहुत कमज़ोर हो गई है इसमें, ऐसा नहीं, लेकिन 2-4 रैलियाँ और होने दीजिए राजद की। पटना वगैरह में इनकी रैलियाँ दिखने दीजिए ताकि पटना एडिशन में जब अखबारों में छपे, पटना से जब यूट्यूब वगैरह के चैनल्स वगैरह के माध्यम से ये सोसाइटी में एक बार जाए, तो लोगों को देखने का मौका मिले। जैसे ही 2-4 बार लोग देख लेंगे कि ये लोग पावर में आते ही किस किस्म की हरकतें करना शुरू करते हैं, तब जाकर के लोगों को समझ में आएगा कि जंगल राज होता क्या है। ये जो पिछली बार वाली रैली में दिखा था कि एम्बुलेंस को रोके और उसको धमका रहे थे कि 20 साल पहले का दौर देखा ही था, फिर से याद दिला देंगे, या फिर महिलाओं को स्कूटी से कुछ जो कहीं जा रही थी उनको रोकने वाली हरकतें थी। ये सब कुछ वीडियो में बिहार देख चुका है, एक बंद के आयोजन में इनके। एक आध और ऐसा हो, हम ये उम्मीद करेंगे और उसके बाद जो है वो जनता जो है वो अपने आप डिसाइड कर लेगी। होता क्या है ना कि जब हम 20 साल पहले के जंगल राज को याद दिलाएं तो कई लोग हैं जो नए वोटर हैं। हमारी जो बिहार की जो आबादी है उसमें 40% आबादी युवाओं की है। अब ये 40% आबादी का जो एक बड़ा वर्ग है, इसने देखा ही नहीं है, इसे इसने महसूस ही नहीं किया है। इसे लगता है कि अच्छा गुंडागर्दी करेंगे, रंगबाजी दिखाएंगे तो भाई मोहल्ले में मेरी शान बढ़ेगी ना। तो उसमें जो घटिया हरकत होती है, नीचता होती है, वो जब दिखती है, जब किसी और के साथ होते हुए या अपने साथ होते हुए दिख जाए, तब लोगों को समझ में आता है कि ये गलत है और ये होना चाहिए। तो ये राजद के बंद में, राजद की रैलियों में होता हुआ दिख जाता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस, आरजेडी ऐसी और रैलियां करे, 2-4 और कर दे। उसके बाद जो है वो सब सही हो जाएगा। अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो कहानियां हम लोग जी सुना रहे होते हैं, ये कहानियां नहीं होती। जी। और दर्शकों श्रोताओं, इसीलिए हम लोगों ने एक पूरी सीरीज भी चलाई है, उसके 8 एपिसोड हैं। वैसे मैं अब हम वो सीरीज फिर से शुरू करने वाले हैं, बिहार का जंगल राज। उसके 8 एपिसोड्स हैं, अगर आप व्यालोकवाणी पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा।
लेकिन अगली सीरीज जब हम करेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे एक जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा। हम बार बार, मैं हूं या आनंद जी हैं या हमारी तरह के तमाम लोग, वो इसलिए याद दिलाते हैं कि सोशल मीडिया का दौर कितना भी हो जाए, हर एक जगह कैमरा पहुंच जाए, लेकिन जो भयावहता हम लोगों ने महसूस की है, 3 पीढ़ियों का पलायन झेला है, जो दंश हम लोगों ने झेला है, जिससे हम पीड़ित रहे हैं, वह दर्द हमारी पीढ़ी के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। मुझे कोई जरूरत नहीं थी दिल्ली जाकर पढ़ने की, अपने परिवार को छोड़कर। आनंद जी को कोई जरूरत नहीं थी कहीं और जाकर इंजीनियर बनने की, लेकिन हम लोगों को ये करना पड़ा। आप सभी लोगों को हम बार बार इसीलिए याद दिलाते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं आपको नहीं कहता, विकल्प नहीं रहता कि फलाने को वोट दो, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, आपकी गर्दन पर तलवार हो, लेकिन कम से कम इस नासूर को, जंगल राज के प्रणेता को, आरजेडी को और कांग्रेस को इस राज्य से हमेशा हमेशा के लिए दफन कीजिए। और आज ये लोग फिर एक नौटंकी पर निकले हैं, और हमारी तथाकथित मीडिया का हाल ये है कि वो फिर से इसको कवर करेगी, लेकिन कोई ना मियापुर नरसंहार के बारे में पूछेगा, ना कोई उन इलाकों के बारे में पूछेगा। देव का सूर्य मंदिर क्या था और क्यों उसको इग्नोर किया गया, क्यों वहां नक्सलियों को पनपने दिया गया उस पूरे इलाके में, ये सब कोई नहीं पूछेगा। सवाल ये है कि आप कौन सा सवाल पूछते हैं। सवाल जब तक सही रहेगा, आपको जवाब भी सही मिलते रहेंगे। तो प्लीज दिखावों पर मत जाइए और अपनी अकल लगाइए, और इन सभी खानदानी चोरों से सवाल पूछते रहिए। सवाल पूछना आपका अधिकार है। इनसे पूछिए कि जंगल राज क्यों हुआ, जंगल राज क्या था। और ये हमारी टिप्पणी नहीं है, पटना हाई कोर्ट ने बाकायदा कहा था कि ये जंगल राज है, और बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया गया। उस समय की मीडिया की हेडलाइन थी, आज किसी में इतनी औकात नहीं है। लालू प्रसाद यादव के बारे में उसका एक कैरिकेचर था, हालांकि उन पत्रकारों को बहुत सताया गया, बिहार से उनको भागना पड़ा, लेकिन उन लोगों ने बंदर के हाथ में अस्तूरा देकर एक बाकायदा पूरी आवरण कथा छापी थी। उम्मीद कीजिए कि ऐसे ही पत्रकार फिर दिखें। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं आप सबका भी धन्यवाद। कुछ सवाल हो जंगल राज से जुड़े या किसी भी तरह के, आप प्लीज हमसे पूछते रहिए। हम जंगल राज की सीरीज जल्द ही शुरू कर रहे हैं। आजकल में आनंद जी लौट आए हैं अपनी यात्रा से, और अब हम लोग लगातार आपको बताते रहेंगे। चुनाव तक हमारी ये विशेष परिचर्चा जरूर देखिए। व्यालोक वाणी को आप लाइक शेयर कर चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, दूसरों को भी दिखाइए, और अगर आगे बढ़ाते रहेंगे तो ये कारवां आगे बढ़ेगा। अगर आपने बेल आइकन दबा दिया है तो हमारे सारे कार्यक्रमों की पहली सूचना आपको मिलेगी। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम।